मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? एक बार कोई बता दो मुझे। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा डाउट था उसको ही देख लेते हैं। कल जो हमारा एक डाउट था, हाँ जी, तो सबसे ये था हमारा लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर के अंदर जो डेनोटेटिव बैरियर और कोनोटेटिव बैरियर जो हमने देखे थे। ये क्या था? डेनोटेटिव बैरियर एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है बैट, है ना। बैट जो हमारा बल्ला होता है क्रिकेट में जो यूज होता है उसको भी बोलते हैं और चमगादड़ को भी बोलते हैं। ठीक है, मैं काइट को बोल रही थी ना, मुझे गलती से, ये चील होता है काइट, इसको याद रखेंगे। तो बैट जो हमारा बल्ला होता है उसको भी बैट बोलते हैं और चमगादड़ को भी बैट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द है लेकिन उसके दो दो अलग अलग अर्थों के कारण हमारा कन्वर्सेशन बाधित हो जाता है। अगर मैं आपको कुछ चमगादड़ के बारे में कुछ बता रही हूँ और आप सोच रहे हो उस मतलब गेम वाले बैट को, तो फिर अलग हो जाएगा एकदम, हमारा जो कन्वर्सेशन है एकदम वो अलग ही दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। अब दूसरा है जैसे काइट। काइट का मैं एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को। काइट जो पतंग है, ठीक है, उड़ाने वाला पतंग, और चील। चील जो मतलब ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल की ही इसमें आता है ये। तो ये काइट है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। और इनके लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है, काइट। और यहाँ पे बैट, दो अलग अलग चीजों के लिए एक वर्ड यूज हो रहा है, बैट। तो ये एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण जब होता है, इसको हम बोलते हैं डेनोटेटिव बैरियर। और कोनोटेटिव बैरियर क्या है? एक अर्थ के लिए दो शब्द के कारण, मतलब एक अर्थ होगा, जैसे कि कलर, ब्लू, अगर हम बोलते हैं ब्लू, तो ब्लू से कलर, एक ब्लू कलर होता है वो। और शी इज फीलिंग ब्लू, मतलब उसको बोलते हैं जैसे सैड, अगर कोई सैड है उसको भी ऐसा बोलते हैं कि शी इज फीलिंग ब्लू। ठीक है, तो एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ है ना। कलर, हम कलर से को भी समझ सकते हैं और ऐसे सैडनेस को भी ब्लू एक एक उससे समझ सकते हैं। तो ये हुआ। दूसरा है जैसे कि यू, हम अ, आप और तुम, दोनों चीजों के लिए यू यूज होता है इंग्लिश में, है ना। लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम अपने बड़े को आप से बोलते हैं और छोटे को तुम से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे यू एक ही शब्द यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो एक अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन उसके शब्द अलग अलग हो गए, तो इसलिए इसमें चेंज हो जाएगा दोनों चीजों में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, यस मैम। आप लोग हो? हाँ जी। नेक्स्ट हम चले फिर आगे। कल हमने नॉइज वाला कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद बैरियर के जो चैनल, सेंडर ओरिएंटेड, रिसीवर ओरिएंटेड और चैनल ओरिएंटेड सारे बैरियर्स देखे थे। उसके बाद आता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? अब कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब हम आगे कहीं जाके कोई टीचिंग लाइन में ही जाएंगे, इसलिए कम्युनिकेशन में भी इन्होंने मतलब हमने ऐसा पढ़ना है क्लासरूम में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली वेयर देयर इज अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब तक जितना भी हमने कम्युनिकेशन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, तो उसमें सब में क्या था? फीडबैक जरूरी है, मतलब कम्युनिकेशन हमारी टू वे होनी चाहिए। मैंने कुछ बताया, आपने कुछ बताया, वो पूरा इस तरह से होना चाहिए कम्युनिकेशन। सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं ही पूरा आपको बस बता रही हूँ, आप नहीं कुछ मुझे आंसर कर रहे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है? जब वो टू वे हो, है ना, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे से बात करें। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अ टीचर हैज टू बी
अ गुड स्पीकर एज वेल एज एन एक्टिव लिसनर। तो इफेक्टिव कब होगा हमारा कम्युनिकेशन? जब टीचर जो है एक गुड स्पीकर भी होगा और लिसनर भी होगा, है ना। मतलब मैं अच्छा बोलूंगी भी और मैं आपकी सुनूंगी भी। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी भी बात का तभी तो मैं जवाब दूंगी अगर मैं उसको सुनूंगी अच्छे से, है ना। तो स्पीकर और लिसनर हमें दोनों होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है। तो हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है बी क्लियर। जैसे हमने अब तक पढ़ा है ना कि 7C हमने यूज करे थे, 4S यूज करे थे। तो ऐसे ही है कि बी क्लियर। क्लियर जितना ज्यादा हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा मैसेज है, जितना स्पष्ट होगा वो उतना ज्यादा हमें समझ आएगा। कीप इट प्रीसाइज। ठीक है, इसको बिल्कुल उतना ही रखना है जितना जरूरी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीसाइज मतलब सटीक, है ना। जितना जरूरी है, जितना हमें चाहिए उतना ही जब हम मैसेज को देते हैं तो हमें वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद है टेक आर्टफुल पोजेस। बीच बीच में कुछ पोज लेना चाहिए। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, बीच बीच में थोड़ा एक पोज होना चाहिए। बीच में पूछ लो किसी से, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, या फिर आप लोग मेरे से कुछ पूछ रहे हो तो मैं उसका आंसर कर दूं। ऐसे बीच बीच में थोड़ा पोज होगा तो हम ज्यादा इफेक्टिवली सीख पाएंगे। अगर जैसे एक क्लास पूरी बस लगातार चल रही है ना, 45 मिनट का आपका लेक्चर है, वो पूरा लगातार चल रहा है, टीचर बोल रहे हैं बोल रहे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, बस ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा? वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। हमारा कंसंट्रेशन का भी एक टाइम होता है ना कि हम उतने टाइम तक ही कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी चीज पे। तो वैसे ही कि हमें बीच बीच में कुछ पोज लेने चाहिए। उसके बाद है नो योर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहिए पहले, है ना, कि वो कितना समझ पा रहे हैं या फिर वो किस बैकग्राउंड से है, उनका लेवल क्या है, वो सारी चीजें जो है वो भी हमें पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद है बी ह्यूमोरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ऐसे मजाकिया टाइप से, जैसे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, बीच बीच में हम कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम ऐसे गंभीर होके पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बीच में कुछ ऐसे पोज ले लो, कुछ ऐसा इस तरीके से समझाओ। जैसे कि आपने कुछ यूट्यूब में देखे होंगे, खान सर की क्लासेस वगैरह आपने देखी होगी। उनका क्यों क्यों वो इतने ज्यादा सब लोग उनको सुनते हैं, या क्यों वो इतने ज्यादा अ, सब मतलब हर कोई उनको जानता है, ऐसा क्यों है? तो वो इसीलिए क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो वे है, वो थोड़ा ऐसा है, मजाकिया टाइप का है ना। वो आराम से मस्त मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे वो ऐसे बात ही कर रहे हो अपनी क्लास में, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ये, कि हम जितना ज्यादा सहानुभूति रखेंगे दूसरे पर्सन के साथ, है ना। मैं आपकी बात को, एक तो बात है कि आप मुझे कुछ बता रहे हो, ठीक है, और मैं आपकी बात बस सुन रही हूँ, ठीक है। वहां दूसरी बात है कि मैं उसको समझ भी रही हूँ, समझ रही हूँ आप सिचुएशंस को, मैं समझ रही हूँ, और उसके बाद मैं कुछ आपको आंसर कर रही हूँ। तो वो होता है एम्पैथी। ठीक है। उसके बाद है प्रमोट इक्विटी। मतलब इक्वल होना चाहिए हर किसी के साथ। अब जितने भी लोग हो, अगर मैं किसी एक पर्सन को बहुत ज्यादा अहमियत दूंगी और दूसरों को छोड़ दूंगी, तो क्या होगा? हमारी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगी, है ना। तो हमें इक्वल इक्विटी मेंटेन करके रखनी है। एक सेकेंड। मैं किसी को होस्ट बना देती हूँ। सर आप हो क्या अभी क्लास में? नहीं है।
हिमांशु जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? आप एडमिट कर देना सबको। ओके, नेक्स्ट था हमारा 8th, लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस। मतलब स्टूडेंट्स भी हमारी ऐसा छोड़ दे क्लास में कि कोई भी किसी भी टाइम क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं अपना पढ़ा के और चली जाऊंगी। वैसे हमारी क्लासरूम मतलब हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स है वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बीच बीच में। उसके बाद है एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ज्यादा से ज्यादा हमें एनकरेज करना है बच्चों को कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे क्लास में, है ना? कुछ क्वेश्चंस पूछे या बीच बीच में बताए, या मैं आपसे कुछ बीच में क्वेश्चंस पूछूं। तो ज्यादा जब एनकरेज होगा, ज्यादा स्टूडेंट एक पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें हमसे भी कभी भी पूछ सकते हैं, तो हमें भी पढ़ के आना चाहिए, या हम भी पहले से पढ़ लेंगे, है ना? ऐसा तो एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। और क्या है कि स्टूडेंट की फेशियल एक्सप्रेशन को हम अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी ना एक एग्जांपल, कि जब हम क्लास में है, ऑफलाइन क्लास में है, और हम मेरे को कुछ आज आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप लोग के फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ जाऊंगी, आप मतलब टीचर्स समझ जाएंगे कि इनको आता है ये क्वेश्चंस या इनको नहीं आता है, ये छुप के बैठा है ना? ऐसे होता था। तो फेशियल एक्सप्रेशंस हम अंडरस्टैंड कर पाए। दूसरा है आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने हैं बीच बीच में, है ना? जैसे हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं, लास्ट में पूछ लेते हैं, बीच में आप लोग मेरे से कुछ पूछ लेते हो, तो उससे हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। मोटिवेट स्टूडेंट्स। मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को हर चीज के लिए। कुछ भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें मोटिवेट करना है, कम्युनिकेट करना है उनसे। उसके बाद रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? टीचर की स्टूडेंट को और स्टूडेंट की टीचर को रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद है यूज एड्स। एड्स मतलब क्या है? जो हम टेक्निक्स या जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं कुछ भी पढ़ाने के लिए, जैसे ब्लैक बोर्ड भी एक एड है, एक टॉक भी एक एड है, और जो अभी हम जैसे स्लाइड्स को यूज कर रहे हैं तो ये भी एक एड्स है। तो हमें मतलब ये ऐसी सारी चीजें, बुक्स भी एक एड्स है, ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। उसके बाद है रीइंफोर्स लर्निंग। रीइंफोर्स क्या होता है? हम बीच बीच में ऐसा देखते हैं ना, कहीं कोई वर्कशॉप वगैरह होती है तो बोलते हैं रीइंफोर्समेंट मिलेगा आपको, है ना? बीच में कुछ कुछ ऐसा नाश्ते की व्यवस्था या ऐसी कुछ होगी। तो वैसे ही इसमें क्या है, क्लास में जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है, उसने कोई कोई एग्जाम हुआ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्विज अच्छी करी, उनका फर्स्ट, ऐसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, उनको कुछ मेडल वगैरह कुछ देते हैं। तो वो क्या है? रीइंफोर्समेंट। बीच बीच में हमें बच्चों को रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। उनको ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? मतलब हमें भी एक्टिव लिसनिंग, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है दोनों ही एक्टिव लिसनर होने चाहिए। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है इन सब की वजह से अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी ज्यादा। ठीक है? तो ये है अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स या कुछ चीजें। ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स। उसके बाद है, अब मैम सेकंड पॉइंट बता दीजिए एक बार फिर से, सेकंड वाला। कीप इट प्रीसाइज। प्रीसाइज मतलब सटीक। मतलब मेरे को अभी आपको जो पढ़ाना है सिर्फ मैं उसको ही लेके आऊं, आसपास की चीजों को ना ना बता के सिर्फ वही एक जो पॉइंट है उसको ही बताऊं। प्रिसाइज रखनी है हमें चीजें। ठीक है? आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही। ऐसा हम बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो जितना आपके सिलेबस में है या जितना हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपना सिलेबस को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है? और उतना ही पढ़ाना चाहिए। तो कीप इट प्रीसाइज। प्रीसाइज मतलब सटीक। ठीक है? 7 नंबर का भी एक बार समझा दीजिए। 7th
जी मैम। इक्विटी, प्रमोट इक्विटी, मतलब आप जितने लोग हो उन सबके बीच में एक इक्वल बैलेंस बना के रखना। अगर मान लो हमारी क्लास में 50 लोग हैं, ठीक है, उनमें से कोई 2-3 बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ उन पे ही ध्यान दूं ज्यादा, है ना, उनसे ही कुछ क्वेश्चंस करूं, उनको ही बार बार कुछ पूछूं, मतलब सारी चीज मैं सारा ध्यान सिर्फ उन पे दूं, 3 लोगों पे, ठीक है, तो ये क्या होगा उन सब के लिए, तो और सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं नहीं होगा, है ना, मतलब ये इक्विटी नहीं होगी। तो जितने भी लोग हैं मेरे लिए, तो आप सब लोग मतलब उतने ही हो ना, आप लोग सब लोग ने MDYA को ज्वाइन करा है, आप सब लोग को नेट JRF की प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2-3 लोगों को ही सिर्फ करनी है, तो एक इक्वल मतलब इक्विटी बना के रखनी है, हर किसी को इक्वल देखना है, हमें हर किसी से क्वेश्चंस करने हैं, हर कोई हम मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो है इक्विटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। मैम इसमें फिर फीडबैक इम्पोर्टेंट नहीं है क्या मैम? इसमें फीडबैक इम्पोर्टेंट नहीं होता? फीडबैक इम्पोर्टेंट, हाँ होता है, फीडबैक में की बात यहाँ पे कैसे आएगी इसमें। जी मैम 5th नंबर एक बार बता दीजिए। 5th, बी ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब थोड़ा मजाकिया ढंग से, ऐसा मजाकिया इस वर्ड का मतलब है, तो मतलब इसमें क्या है कि जैसे हम अपनी क्लास को पूरा ऐसे गंभीर बना के ना रखे, हम कुछ ऐसे रियल लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे जिनसे आप लोग को ज्यादा समझ में आए, ज्यादा इफेक्टिव हो वो, है ना। अब आप लोग खुद सोचो कि एक टीचर है एकदम, बस आपको बैठा है, आपको पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है, और एक टीचर है आपसे, वो बीच बीच में कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस करेगा, या फिर आपसे कुछ बातें भी करेगा बीच बीच में, आपसे खुद मतलब ऐसे बातें करेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, या आप लोग क्या समझ रहे हो इससे, ये सारी चीज आपको अच्छी लगेगी कि वो अच्छा लगेगा जो एकदम ऐसे गंभीर बन के बैठ के बता के और चले गए, क्या अच्छा लगेगा। मस्ती वाला। हाँ, तो वही है ये कि हमारी जो क्लास है इफेक्टिव जब होती है जब हम थोड़ा ह्यूमरस हो, मतलब हम बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, उससे समझो। यस मैम। ओके ओके। हाँ थैंक यू मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन 5 मेजर फैक्टर। हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो उसमें भी 5 मेजर फैक्टर्स है, ठीक है, जिन जिनको मतलब जैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं, इन सब पे डिपेंड करती है हमारी कम्युनिकेशन। पहले है टीचर, दूसरे है स्टूडेंट, तीसरे है मैसेज, चौथा है इंस्ट्रक्शन का मेथड, और पांचवा है आपका मीडिया, सॉरी, इंस्ट्रक्शन मेथड एंड मीडिया दोनों एक चीज आ जाएगी, और पांचवा है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मैम ये फिर से बताइए आप थोड़ा स्लो। प्रिंसिपल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म ये फोर मेजर फैक्टर्स है, मैं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इसमें 4 मेजर फैक्टर्स है। देखो पहले तो है आपके टीचर, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल फॉर टीचर, ठीक है। दूसरे है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन, मतलब ऐसा बोला गया है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसमें हम कैसे इसको इफेक्टिव कर सकते हैं, और ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम इन 4 चीजों को ठीक कर देंगे तो ये सारी चीजें मतलब हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा समझ आएगा हमें। तो पहला तो है प्रिंसिपल फॉर टीचर, टीचर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है कि उनको कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब। उसके बाद है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन, जो उसको इंफॉर्मेशन देनी है, जो वो मैसेज लेके आया है वो कैसा होना चाहिए, है ना, उस मैसेज को उन्होंने कैसे डिजाइन करना है, कैसे उस मैसेज को डिलीवर करना है, वो सारी चीज इसमें आ जाएगी।
उसके बाद है प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। उसके बाद है क्या कि जो इंस्ट्रक्शन का मेथड है और जो हम मीडिया यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब हमें, हमारे पास टीचर भी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, हमारे पास मेथड्स भी है। अब जो एनवायरनमेंट है ना, जहाँ पे हम बैठ के पढ़ना है, हमें हमें उस एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करना है, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या यूज करना चाहिए, तब हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी है अब आगे। जो थर्ड पॉइंट है ना, वो एक हाँ बार जी। क्लियर कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है ना, प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल देखो, मेथड्स एंड। अभी इसको हम पूरा आगे पढ़ेंगे, आपको वहां समझ आ जाएगा। ठीक है, बस ये है, जैसे कि मैं अभी क्या यूज कर रही हूँ, मैं अभी, हम मीडिया को क्या यूज कर रहे हैं, हम गूगल मीट को यूज कर रहे हैं। तो ये सिलेक्शन हुआ क्योंकि हम ऑनलाइन मीट पे सबसे ज्यादा सही हमें लगा कि हम गूगल मीट से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और ज्यादा लोग उस पर पढ़ सकते हैं, ये हमने सिलेक्शन किया। दूसरा, इंस्ट्रक्शन मेथड मैं कैसे दे रही हूँ, मैं वीडियो को ऑन करके बैठी हूँ, उसके बाद मैं पीपीटी आपको शेयर कर रही हूँ, फिर पीपीटी में मैं कर्सर को बार बार राइट लेफ्ट घुमा रही हूँ, उससे आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन के मेथड है ये, है ना, कैसे मैंने अपना मीडिया को, कैसे मैंने मेथड को सिलेक्ट किया है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, वो। ठीक है, अभी आगे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले है प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या प्रिंसिपल्स है, तो अ टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। पहला है डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहला है डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अ परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। ये है पहला पॉइंट। एक सेकेंड। अच्छा, तो पहला है डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। दिस रिक्वायर एनालिसिस ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब जो पर्सन है, जो टीचर है, उनको पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपना परसेप्शन सराउंडिंग के प्रति, वो पहले देखना है उनको, एक वो डेवलप करना है कि जैसे दिस रिक्वायर एनालिसिस ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब सबसे पहले जो टीचर का काम है वो क्या है कि अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड करना है। ठीक है, अब किसी की स्ट्रेंथ, जैसे कि कोई स्कूल में कोई टीचर है, तो वो पहले स्टूडेंट से मिलेंगे, तो वो पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे उनकी, जो सारे बच्चे हैं क्लास के। जैसे पहले कोई टीचर आए, कोई नए टीचर आए, तो वो पहले क्या करते हैं, पहले पूछते हैं कि आप लोगों को कितना आता है ना। कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो वो एनाटॉमी पढ़ाने आए हैं, तो पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पूछा। अब थोड़ा उसको हार्ड लेके जाएंगे, मतलब अगर वो बता रहे हैं बच्चे कि उनको सेल पता है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया पता है, उनको ये सब पता है, उसके बाद थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, थोड़े और क्वेश्चंस पुट करेंगे, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि इन बच्चों को कितना क्लियर है, इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और कौन बच्चे ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं और कौन ज्यादा, किसका प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा है, किसी का मतलब थ्योरी ज्यादा अच्छी है। तो जब हम जो मतलब टीचर है, पहले उनको ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है, उन इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, एफर्ट टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। और उनकी रियलिटी को, मतलब बच्चों को उनका मुझे पता चल गया, आप लोग का मुझे पता चल गया कि आप किसमें आप ज्यादा वीक हो, किसमें ज्यादा अच्छे हो, और उसके बाद उनकी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके, उसके बाद उनके पोटेंशियल, मतलब उनको ज्यादा एफर्ट्स कराने हैं, है ना, उनके पोटेंशियल को बढ़ाना है, उनको रियलाइज कराना है कि आप कर सकते हो, आप और कर सकते हो, है ना। तो ये है
कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को देखना है, उसके हिसाब से उनको आगे काम कराना है, उसके हिसाब से उनका बढ़ाना है, उनको एफर्ट देने हैं कि वो आगे भी पढ़ सके, है ना। उसके बाद है डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। जैसे डिजायर टू एक्वायर नॉलेज इज अ मस्ट फॉर द टीचर। इन वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉरएवर। मतलब डिजायर टू एक्वायर नॉलेज इज अ मस्ट फॉर द टीचर, मतलब उनको ऐसा, हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा हमें उनकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है ना। किसी भी काम को वो करे, लेकिन हम उनको बढ़ावा दे, उनकी जो जितना वो कर सकते हैं, जितना वो नॉर्मल कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनको थोड़ा एफर्ट दे के उनको और ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा दे, काम कराने में, किसी भी काम को कराने में बढ़ावा दे उनके। ठीक है, तो ये इसका डेवलप प्रोफिशिएंसी, मतलब ये क्या है, टीचर, एक टीचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये हमें बता रहे हैं, है ना। पहला तो आपकी बात करी इन्होंने किसकी, कि उनके स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ के, उसको एक्सेप्ट करके उनके पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। दूसरा क्या किया कि प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर, मतलब उनका जो भी सब्जेक्ट है, जिस चीज में भी वो काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा उनको थोड़ा और बढ़ावा दे कि वो अपना काम जितना करते हैं उससे और ज्यादा बढ़ा सके, और ज्यादा उसको अच्छे से कर सके। तीसरा है अंडरस्टैंड द लर्नर्स को, मतलब जो सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करे, है ना। कि उनको, जैसे मान लो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि आप 45 मिनट्स का ही लेक्चर झेल सकते हो, ठीक है, कि आप 45 मिनट्स के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया कि 45 मिनट्स तक इनफ है कराना, तो वो चीज मुझे समझ में आ गई, अंडरस्टैंड कर लिया मैंने आपको, तो फिर मैं उतना ही कराऊंगी, और उतने में ही आप जितना ज्यादा सीख सकते हो वो सीख लोगे। ठीक है, तो हमें लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद है डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। उनके अंदर, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नहीं सॉरी, डेवलप, ये अपने मतलब टीचर के लिए है ये, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज्यादा बढ़ाना है, बहुत वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। जैसे वर्बल मतलब वर्ड्स के थ्रू मैं ज्यादा आपको चीजें बता सकूं, मेरे पास ज्यादा वर्ड्स हो, मेरा जो शब्दकोश हो वो ज्यादा भरा हुआ हो। नॉन वर्बल मतलब मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको कुछ समझा सकूं, अपने जेस्चर्स से भी कुछ समझा सकूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी समझा सकूं। तो जो टीचर है उनको डेवलप करना चाहिए अपने इफेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे। उसके बाद है नॉलेज अबाउट पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। तो पेडागोजी और एंड्रागोजी क्या होता है, पेडागोजी मतलब बच्चों की, जो बच्चों से रिलेटेड जो पढ़ाई कराते हैं, है ना, और एंड्रागोजी मतलब जो एडल्ट, बड़े बच्चों से रिलेटेड जो भी पढ़ाई कराते हैं। तो पेडागोजी मतलब छोटे बच्चे हैं जो, तो छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में क्या डिफरेंस है। छोटे बच्चे को आप जो बोलोगे, टीचर जो बोलेगा वो उसको ही समझ के, उसको ही रट के आ जाएंगे, है ना। आपने उनको बोला कि आपको 4 क्वेश्चन याद करके आने हैं, तो वो वही करके आ जाएंगे, फिर आपको सुना देंगे। ये होता है पेडागोजी में। और उसके बाद एंड्रागोजी, तो एंड्रागोजी में क्या है, वो स्टूडेंट मतलब आप जैसे बड़े बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे क्या है, वो खुद से उनको पता है कि उनको क्या करना है। टीचर को बस उनको एक बोलते हैं ना कि बस एक दिखाना है, उनको एक राह दिखानी है कि आप ये चीजें करोगे तो आपके लिए आगे जाके वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये क्या है, एंड्रागोजी, इसमें बच्चे खुद से करते हैं सब कुछ। जैसे अब 10th 12th तक, या फिर 10th तक ही समझो, है 10th तक क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो
उन लोग को हमें जितना बताना है कि आपको इतने इतने चैप्टर्स याद करने हैं, इनका आपका एग्जाम होगा, वो उतना ही करके आएंगे। एंड्रागोजी में क्या होता है, 11th 12th में वो समझ जाते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। बस टीचर क्या है, एक उनको राह दिखाते हैं कि आपको ये करना है, फिर वो खुद से करते हैं, मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होते हैं। तो हमें इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, किसको हमें क्या सिखाना है और किसको हमें क्या बस एक राह दिखानी है, तो वैसा होना चाहिए। उसके बाद है अडोप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब जो टीचर है वो फ्लेक्सिबल हो, ऐसा ना हो कि एक चीज को बस जैसे मुझे कराना था सिर्फ मैं ऐसे ही करा के खत्म करूंगी, ऐसे नहीं। जैसे मान लो अब अलग अलग स्टूडेंट्स है, उनकी अलग अलग तरीके से किसी को समझ में आता है, तो हमें हर तरीके को अपनाना पड़ेगा। हमें अपने जो थॉट्स है, अपनी जो पढ़ाने का तरीका है उसको फ्लेक्सिबल करना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी को समझ में आ रहा है एक एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से जो बुक का ही है, बस ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, लेकिन दूसरे बच्चे को समझ में आ रहा है कि उनको थोड़ा लाइव एग्जाम्पल कुछ चाहिए, उनको एक रियल लाइफ से कुछ ऐसा एग्जाम्पल चाहिए, तो वैसे ही हमें दोनों एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए टीचर की। उसके बाद है बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट है, सॉरी, जो टीचर है, उनको ऑब्जेक्टिविटी और अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की थी ना इक्विटी की, तो वैसे ही जैसे कोई टीचर है, उनके कोई 2 4 फेवरेट स्टूडेंट है, उनको मैंने कुछ ज्यादा उनको टीचर ने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, या फिर उनको कुछ ज्यादा अलग से कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, उनको कुछ क्वेश्चंस बता दिए, है ना। ऐसे वो नहीं करनी हमें, मतलब हमें ऑब्जेक्टिविटी रखनी है कि इसका अगर आंसर गलत है तो वो गलत है, चाहे वो हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, नहीं है, या हम उसको नहीं जानते, जो भी है। मतलब हमें ऑब्जेक्टिविटी बना के रखनी है, हमें अपना सब्जेक्टिव नहीं डालना उसमें कि मेरी क्या सोच है इस पर्सन के प्रति, वैसा नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी बना के रखनी है और अनबायस्ड रहना है, ठीक है। तो ये सब हुए प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, ठीक है। मैम अनबायस्ड मीन्स? अनबायस्ड मीन्स बायसनेस क्या होती है, जब हम किसी एक के लिए कुछ अच्छा करते हैं, मतलब जैसे कि मान लो हम कोई कोई योग का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, और मैं एक अब जो योग कंपटीशन में जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें से किसी एक को मैं जानती हूँ पहले से, ठीक है। अब मैं उनको ज्यादा मार्क्स दे दूंगी और सबको छोड़ के उनको ज्यादा मार्क्स दे दूंगी, तो ये क्या होगा, बायसनेस। मतलब मैं उनको जानती हूँ इसलिए मैंने उनको ज्यादा मार्क्स दे दिए। लेकिन अनबायसनेस क्या होगा कि मैं सबको इक्वल रखूंगी, उस टाइम मेरे लिए सब इक्वल है ना, जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको नहीं जानती, वो सब मेरे लिए इक्वल है, अभी सिर्फ वो मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दूंगी। तो ये होता है अनबायसनेस और बायसनेस। ओके मैम, थैंक। हाँ जी, मैम मतलब पूर्वग्रह रहित, राइट? हाँ बिल्कुल, पूर्वाग्रह रहित, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन, हमें अपने मैसेज को कैसे डिजाइन करना है। तो पहला है, देखिए, क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारा जो मैसेज है वो एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। वही जो सटीक वाली बात उसमें थी ना, सटीक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स शुड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग स्मार्ट, एक इन्होंने ये टर्म दे दिया, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, मतलब जिसको हम उसी टाइम अचीव कर पाए। उसके बाद है रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम्ड। अब जैसे मान लो मेरे को खुद से पढ़ाई करनी है, ठीक है,
मेरे को टाइम टेबल बनाना है कि इतने दिन में मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी है, या फिर मैंने एक दिन का एक टाइम टेबल बनाना है। तो मैंने उसमें लिखा कि आज मुझे कम्युनिकेशन जितना पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ना है, प्लस मुझे जितना कुछ 10 अपने सूत्र याद करने हैं, ठीक है, और एक दो चीजें आपने और डाल दी। तो ये क्या होगा, आपने स्पेसिफिक कर लिया कि मुझे आज इतना 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 पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मेजरेबल, वही कि आपने मेजर कर लिया कि आपको इतना इतनी चीजें पढ़नी है, 10 सूत्र पढ़ने हैं, पीडीएफ के 10 आप जो ये कम्युनिकेशन का पीडीएफ है उसकी 10 स्लाइड्स पढ़नी है। और तीसरा अचीवेबल, मतलब जो हमारा टाइम टेबल है वो अचीवेबल होना चाहिए। अब मान लो आपने एक दिन के लिए डाल दिया कि मुझे आज पूरा कम्युनिकेशन खत्म करना है, दूसरा योग दर्शन भी पूरा खत्म करना है, तीसरा जो आपका नया हठ प्रदीपिका शुरू हुआ है वो भी आज ही खत्म करना है। अब वो अचीव नहीं हो सकता, है ना, वो नहीं हो सकता पूरे दिन में, ये सारी चीजें नहीं हो सकती एक दिन में। तो हमें जो अपना जो हमने मैसेज को डिजाइन करना है, जो हमने अपने टाइम टेबल को डिजाइन करना है, वो अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद वही रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको हम कर सके, है ना। ऐसे ही हमें कुछ बोल दे हम कि हमने इतना 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 करना है और हम नहीं कर सकते उसको, वो नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज टाइम फ्रेम्ड कि हमें ये 4 घंटे में पूरा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा जो मैसेज है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मैं भी पहले से सोच के आती हूँ कि आज 1 घंटे की क्लास में मुझे ये चीजें खत्म करनी है, ठीक है। अब ये अचीवेबल होना चाहिए, अब ये रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटे के अंदर जो हो जाए वैसा ही होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने सोच लिया कि मेरे को आज सारे प्रिंसिपल्स खत्म कराने हैं, उसके बाद जो मॉडल्स है वो खत्म कराने हैं, और एक दो क्वेश्चंस भी कराने हैं, ऐसा मैंने सोच लिया, वो नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा जो मैसेज है, मैसेज शुड बी स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद है रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है आपका नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करानी कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब मैं उसी कंटेंट को, जो रेलिवेंट कंटेंट है उसको ही कवर कराऊंगी, उसको ही लेके आऊंगी। कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जितना हमें नेट जेआरएफ के लिए इनफ है, हम उतना ही सिलेबस को कराएंगे, उतना ही चीजें उसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो मैसेज है वो रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉपरली सिक्वेंस्ड होना चाहिए। अब जैसे ये पीपीटी है, ठीक है। अब मैं आपको पहले पढ़ा देती प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लास्ट में मैं आपको पढ़ाती प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या लास्ट में मैं बताती आपको कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता, सीक्वेंस खराब हो जाता। अब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी समझ ना आती और लास्ट में आते हुए कम्युनिकेशन भी गड़बड़ हो जाता। तो क्या है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे हमारा जो शुरू से कैसे करते हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए हमारी चीजें। पहले हम कम्युनिकेशन को समझेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके टाइप्स, उसके मेथड्स, उनके फीचर्स, उन सब में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इजी टू डिफिकल्ट, वही कि पहले आसान चीज को समझेंगे फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट तक जाएंगे। उसके बाद है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले हम चीजों को खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब थोड़ा बड़ा करके पढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेशन पूरा पढ़ा दूंगी, उसके बाद आप एक एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे एक रिसर्च पेपर होता है, उसमें शुरू में जो एक समरी दी होती है ना कि इस रिसर्च पेपर में क्या क्या है, तो बाद में क्या होगा, जब आप पूरा कम्युनिकेशन पढ़ लोगे तो आप एक पेज पे पूरा लेके आ सकते हो उसको कि इसमें क्या क्या है। इसमें कम्युनिकेशन है, इसमें फीचर्स थे, इसमें प्रिंसिपल्स थे, इसमें मॉडल्स थे, ये सारी चीजें आप एक पेज में लेके आ जाओगे। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर नोन टू अननोन,
ठीक है, मतलब हम किसी चीज को थोड़ा जानते हैं, फिर धीरे धीरे उस पूरा बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, और फिर हम उसको ऐसे जान जाएंगे। तो नोन टू अननोन। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीजें आप समझ रहे हो, उससे फिर आप रीजनिंग की तरफ जाओगे। ठीक है, मतलब जो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे वैसे ही पहले आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और फिर उसकी उसकी पूरी गहराई तक जाओगे। तो वही है कि हमारा पूरा जो मैसेज है, जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो पूरा सीक्वेंस से होना चाहिए, प्रॉपरली सीक्वेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद है यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स। ऐसी लैंग्वेज को हमें यूज करना है जो लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए मतलब वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो लोग समझ सके उसको, है ना। अब आप लोग हिंदी या इंग्लिश समझने वाले हो, अब मैं यहाँ पे बात करने लगूँ कोई चाइनीज लैंग्वेज में, या मैं किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज में बात करने लगूँ, तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, उसके बाद है यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स। जो सिंबल्स है बीच बीच में हम जैसे कुछ वो डालते हैं ना, अभी पीछे वाली स्लाइड्स में हमने कुछ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट डाला हुआ था। मतलब जो सिंबल्स है, जो हम कुछ मैसेज के साथ, अपने वर्बल के साथ कुछ नॉन वर्बल चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो वैसी ही होनी चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा तो रही हूँ आपको कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने किसी खाने पीने का फोटो डाल दिया, है ना, तो वो नहीं आएगा समझ में। वो क्या मतलब, वो उसको रेलिवेंट नहीं करेगा उसको। उसके बाद रेलिवेंट एक्सरसाइज, इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है कि जैसे हम कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं, अब मान लो मैंने आपको अब तक इतना पढ़ाया है, आपको मैंने बैरियर्स पढ़ाए थे, जैसे मैंने कल आपके लिए क्या एक्सरसाइज डाली थी, अलग से कुछ क्वेश्चंस डाले थे, तो वो क्या थे, अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस डाल देती, यहाँ से डाल देती प्रिंसिपल जो आज आप पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल से डाल देती, या फिर आगे जो मॉड्यूल्स आने हैं वहां से डाल देती, तो आपको नहीं समझ में आते वो। तो हमें क्वेश्चंस भी वैसे ही डालने हैं जितना हमने अब तक किया है, जब जितना हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो वैसे ही हमें एक्सरसाइजेस या मतलब एक्सरसाइज मतलब यहाँ क्वेश्चंस वगैरह से है। ठीक है, उसके बाद है मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। और हमें वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स का नॉन मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए जो यहाँ पे जरूरी है ना, वैसे ही क्वेश्चंस का हमें यूज करना चाहिए किसी भी मैसेज को डिजाइन करने में। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड, आप लोग हो। मैम लास्ट में क्या बोले मैम? Yes, ma'am. मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, मतलब मुझे ऐसे ही एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए जो यहाँ पे यूज होने हैं। मतलब कम्युनिकेशन में आपके जो भी आप कुछ पढ़ा रहे हो, जहाँ पे जो एग्जाम्पल यूज होना है वैसा ही एग्जाम्पल होना चाहिए। ऐसा मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। नेक्स्ट चले हम। देखो ये बहुत इजी सा है, प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। आपको कैसे इंस्ट्रक्शनल मेथड और कैसी मीडिया को यूज करना है। तो पहला है सिलेक्ट रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। आप जो पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मीडिया को यूज करना है। अब जैसे मैं आपको योगा थेरेपी पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपको कुछ डिजीज के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे वैसे ही कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, है ना। अगर मैं मान लो किसी ऑफलाइन क्लास में हूँ, मुझे उसके लिए आप प्रोजेक्ट की जरूरत होगी मुझे, क्योंकि आपको दिखाने पड़ेंगे, वो ऑर्गन्स दिखाने पड़ेंगे, कहाँ से कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ आसन मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे, है ना। या फिर हम आसन दिखाने के लिए ऐसे किसी बच्चे को बुला के भी करा सकते हैं कि आप करके देखो। या फिर हम जैसे वो पढ़ते हैं ना, मास्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
बायोमैकेनिक्स वगैरह, है ना, बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें अपने पूरे बॉडी सिस्टम को समझना होता है कि आपको कैसे कैसे हमारा इधर मूवमेंट होता है, कैसे मतलब बीच में मूवमेंट होता है। ये सारे जो मूवमेंट्स हम समझेंगे, ये हमें किसी पर्सन को लेके आना पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट को ही बुला के हम उनको बता सकते हैं कि देखो ये आपका एबडक्शन मूवमेंट है, ये एडक्शन मूवमेंट है। मतलब हमें जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड ही हमें कुछ मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। अब मान लो आप हठ योग पढ़ रहे हो, आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हठ प्रदीपिका में क्या यूज होगा, आपकी एक बुक यूज होगी, साथ में आप वो दिखा सकते हो, जैसे मान लो आप शुरू में कुछ आसन करके दिखाने हैं, ऐसे आसन कुछ बता सकते हो, या हमें कुछ जो शोधन क्रिया वगैरह है उनके लिए हम वो दिखा सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, जल नीति करने के लिए पोर्ट होता है। ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस चीज को आप पढ़ाना चाह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसके कुछ ना कुछ टूल्स, उसके एड्स, उन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिलेक्ट रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। ठीक है, जो चीज हम पढ़ाना है उसके लिए जो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड्स होंगे, जो चीजें होंगी, जो टूल्स होंगे, वो हमें उस टाइम वहां पे दिखाने हैं या कंसिडर करने हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज वेराइटी ऑफ मेथड एंड मीडिया। ठीक है, तो यूज वेराइटी ऑफ मेथड एंड मीडिया, इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको वेराइटी ऑफ मेथड्स यूज करने हैं। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप जितनी ज्यादा चीजों का यूज करोगे वो उतना ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आप किसी चीज को आप किसी चीज को बोल के बता रहे हो, प्लस आप उसको पीपीटी में भी दिखा रहे हो, प्लस आप उसको रियल टाइम में भी लेके आ गए। ठीक है, आप 3 चीजें हो गई। तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा समझ में आएगी। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको दिखाना है कि कैसे हम जल नीति कैसे करते हैं। अब पहले तो आपने बुक में से पढ़ा, ठीक है, बुक में से पढ़ा। दूसरा, टीचर ने आपको दिखाया, पीपीटी में दिखाया कि देखो ये जल नीति पोर्ट होती है, और इसको वीडियो में फिर हम दिखा रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक है, फिर तीसरा एक और चीज उन्होंने यूज करी टीचर ने, कि जल नीति पोर्ट को ही लेके आ गए क्लास में और उससे बताया कि देखो ये आपका जल नीति पोर्ट होता है, यहाँ से हम इसको नोस्ट्रिल के अंदर डालते हैं, फिर पानी आता है बाहर, है ना, ऐसे समझाया तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे आप बुक में से पढ़ोगे सिर्फ थोड़ा सा कम क्लियर होगा, 20%। फिर पीडीएफ से और ज्यादा हो गया, मतलब सॉरी, किसी वीडियो से 60% हो गया। फिर आपने सामने सामने देखा तो 90%, 99% आपको क्लियर हो गया। फिर आपने खुद से किया तो क्या होगा, फिर 100% क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि हमें वैरायटी ऑफ मेथड्स और मीडिया को यूज करना है। ठीक है, जो चीज जैसी है उसको समझाने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझाने के लिए हमें वैसे ही ज्यादा टूल्स यूज करने होंगे। कोई चीज सिंपल है उसको समझाने के लिए हम बुक से ही सिर्फ समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये है यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया। उसके बाद है यूज गुड क्वालिटी मीडिया। जो मीडिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको ज्यादा अच्छी गुड क्वालिटी में हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, मैम अब एक बार और बताइए, एक बार और मैम। हाँ, क्या थर्ड का एक बार फिर से समझा दीजिए मैम। हाँ, यूज गुड क्वालिटी मीडिया। अब जैसे हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम मीट को यूज कर रहे हैं, है ना। अब मान लो मैं आपको पढ़ाती इसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल में मैं आपको पढ़ाती, तो कितने लोग जुड़ सकते थे उसमें, बहुत कम, है ना। लेकिन हमें कुछ ऐसी मीडिया को यूज करना है, ऐसे मीडियम को यूज करना है जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हो, जिसमें ज्यादा चीजें हम दिखा सके। जैसे मैं अभी मीट में हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको दिख भी रही हूँ,
मेरी वीडियो प्रेजेंस भी है, ऑडियो भी प्रेजेंस है, तीसरा मेरी पीपीटी भी प्रेजेंस है, चौथा आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक गुड क्वालिटी मीडिया हुआ, है ना, जिसके थ्रू हम एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक गुड क्वालिटी मीडिया को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन हम ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है? जी मैम। ओके। उसके बाद है इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग लर्निंग, मीडिया शुड नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। हाँ, इसका भी वही है कि मीडिया सिर्फ अकेली एक चीज से हम ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। इंटीग्रेट मीडिया, हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी है, चौक भी है, मेरे पास प्रोजेक्टर भी है, मेरे पास बुक भी है, मेरे पास कुछ वीडियोस भी है आपके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी, वही है कि इंटीग्रेट मेथड से जितना ज्यादा हम समझाएंगे, वो उतनी ज्यादा अच्छी टीचिंग लर्निंग होगी, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट हम, एक सेकेंड, चलो एक बस आपकी एक ये बची है, इसको भी कर लेते हैं आज खत्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हम कैसे एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स है उसके लिए। तो पहला है जैसे क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, हमारी क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप किसी ऑफलाइन क्लास में हो और उसमें 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो आप उतना ही ज्यादा कम समझ पाओगे उस चीजों को, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, एक टीचर है, और आप पूछ भी नहीं पाओगे, आप पीछे बैठे हो, या फिर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो वो आवाज करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है इंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हमें ये इंश्योर करना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से सबकी सीट्स हो, और सारी सीट्स ऐसे लगी हो कि टीचर उन सबको देख सके, है ना, टीचर उन सब पे ध्यान दे सके, सारे बच्चों पे। उसके बाद है शुड बिल्ड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, रैपोर्ट का मतलब होता है तालमेल, है ना, दो लोगों के बीच में कैसा तालमेल है, उन दो लोगों के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग है। तो बिल्ड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट करना है कि हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से तालमेल बना सके, है ना। मैं उनको समझ सकूं, वो मुझे समझ सके, वो परेशान ना हो मेरे से, क्वेश्चन ऐसा ना हो कि वो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, तो हमें थोड़ा उनके साथ तालमेल बनाना है, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, इट शुड वर्क बोथ वेज। तो हमारा जो फीडबैक वाली चीज है ना, कि आप लोग मुझे आंसर कर रहे हो, वापस मुझे आप रिप्लाई कर रहे हो, नहीं आया समझ में, नहीं आया, वो चीज आप खुल के बोल सको, है ना। तो फीडबैक मैकेनिज्म होना जरूरी है। उसके बाद एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब हमारा जो कोई भी सब्जेक्ट है, वो उसमें हम एक्सपेरिमेंट को भी ऐड करें, है ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के उसको खत्म ना करें, एक्सपेरिमेंट्स को भी ऐड करें, वैसा हमारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन, हमें कोऑपरेट, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करें, और हमारे बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैं उससे मैं उससे चुरा के पढ़ रही हूँ, या फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, है ना, ऐसा ना हो। कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के बीच में, तभी हम ज्यादा बढ़ सकते हैं, तभी हम ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मुझे लगेगा कि यार इसके नंबर इस बार ज्यादा आए, तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा अपने पे, है ना। या फिर टीचर जो है वो ऐसे कंपटीशन बढ़ाए, कुछ ऐसी चीजें दे बच्चों को करने के लिए, कि आप सबको ये कुछ क्वेश्चन सोल्व करके लेके आने हैं, है ना। ऐसा मतलब कोऑपरेशन बढ़ाए, जैसे
हमारे कुछ असाइनमेंट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 5-6 बच्चों को एक साथ करके बोल देते हैं कि आपको इस टॉपिक को तैयार करके लेके आना है, टॉपिक ये, और सब बच्चों को एक एक करके बोलना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो ये क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, एक कोऑपरेशन होगा, सब लोग एक साथ मिलके उस चीज को डिस्कशन करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे और फिर आके प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगा, हम एनकरेज कर रहे हैं, हम सब उन सबको एनकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ये हुआ एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन। उसके बाद है प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। अब जैसे आपने आपकी 50 बच्चों की क्लास थी, आपने 10-10 बच्चों को बांट दिया था कुछ टॉपिक। अब उसके बाद किसी एक ग्रुप ने बहुत एफर्ट के साथ बहुत अच्छे से काम करा और सारे के सारे बच्चों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, एक दूसरे की हेल्प करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करी। तो ये क्या होगा, फिर जितने भी लोग हैं उनमें से हम चूज करेंगे कि इस ग्रुप ने सबसे अच्छा किया, मतलब उनकी हर एक चीज के हिसाब से हम उसको तैयार करेंगे कि उनकी पीपीटी कैसी थी, उनका प्रेजेंटेशन कैसी थी, उन सब लोगों ने इंश्योर करेंगे कि उन सब लोगों ने एक साथ काम किया था कि नहीं किया था। तो फिर हम उनको कुछ ऐसा प्राइज देंगे, है ना, मतलब उनके जो काम है, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना एफर्ट्स किया, तो उसको थोड़ा हम रेनफोर्स करेंगे। टीचर का काम है उनको कुछ ऐसा प्राइज देंगे या फिर हम उसको उनको थोड़ा मतलब सबके सामने बताएंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसा शाबाशी देंगे। तो ये सब चीज क्या है, हमें और ज्यादा बढ़ावा देगी कि हाँ इन्होंने मेहनत की थी, मतलब हमने मेहनत की थी इसलिए टीचर ने हमें अ, ये सब शाबाशी दी और ये सब किया। ठीक है, तो हमें ये सब करना है, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। उसके बाद प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। हमारा जो हमें मतलब टीचर को या जो भी ये सब कुछ संभालने वाले हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो नॉन थ्रेटनिंग हो। ऐसा ना हो कि हम टीचर से बोलते हुए डरे, है ना, क्वेश्चंस करते हुए डरे या फिर उनकी गलती को सुधारते हुए डरे। अब ऐसे ऐसा तो नहीं होता ना कि टीचर टीचर ऐसा भी नहीं होता कि भाई टीचर को ही सब कुछ पता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि टीचर से छूट गई, तो आप सामने से बोल दो कि ये आपसे गलती हुई है या फिर मैम ये ऐसे नहीं वैसे था। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो नॉन थ्रेटनिंग हो, कोई डरे ना एक दूसरे से, सीधा जो भी है उसको बोल दे। तो ऐसा हमें अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये हुआ एनवायरनमेंट क्रिएट कैसा क्रिएशन करना है, प्रिंसिपल्स उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये हम कल पढ़ेंगे। आपका टाइम भी हो गया है और आप लोगों को समझ में आया ये सारी चीजें, प्रिंसिपल्स? Yes, ma'am. हाँ जी,